हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों का 500 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स का सीरीज़ चल रहा है और इसके अंतर्गत हम लोग 100 क्वेश्चंस का सीरीज़ ऑलरेडी कर चुके हैं और हम लोग पूरी अच्छी तरह से उन 100 क्वेश्चनों को देख चुके हैं। और मैं ये आपसे 100% गारंटी देती हूँ कि हमारा जो 500 क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है, आपके आने वाले नेक्स्ट यूजीसी नेट के एग्ज़ाम हो या फिर यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें आप लोगों को उसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे ही। और वो ये जितने क्वेश्चन हैं वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा जो 101 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गॉटफ्राइड आर्कनेवाल ने किया था। सांख्यिकी या स्टैटिक शब्द का प्रयोग हम लोग कभी ना कभी सुने ही होंगे या सुनते आते ही हैं। तो सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? गॉटफ्राइड आर्कनेवाल ने। उन्होंने इसका प्रयोग अनुसंधान कार्य में के लिए किया था। अनुसंधान कार्य जब हम लोग करते हैं तो इसमें हम लोग को क्या होता है कि बहुत सारे आंकड़ों को जमा करना पड़ता है। अगर हम उन आंकड़ों को ज्यों का त्यों ही प्रस्तुत कर दें तो वो आंकड़ों का क्या हो जाएगा, एक समूह के अतिरिक्त और कोई भी उसका अर्थ नहीं बचता है। लेकिन जब हम उन आंकड़ों को व्यवस्थित तथा सुगम तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या कहला जाता है? सांख्यिकी। ठीक है, आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 102 पूछा जा रहा है कि किसे आंकड़े संग्रह की विधि के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग आंकड़े संग्रहण की विधि के रूप में अनुसूची का प्रयोग करते हैं, प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं, अवलोकन का प्रयोग करते हैं, लेकिन सारणी का प्रयोग हम लोग आंकड़े संग्रहण के रूप में नहीं करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 103 पूछा जा रहा है कि प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है। तो प्रश्नावली हम लोग प्रश्न किससे पूछते हैं जिससे कि हमको उत्तर की जानकारी की आशा हो सके। तो प्रश्नावली का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शिक्षित वर्ग के जो लोग होते हैं उनके लिए प्रयोग में किया जाता है और प्रश्नावली के माध्यम से हम लोग उत्तर की आशा करते हैं। तो प्रश्नावली एक प्रकार का क्या होता है? उत्तर प्राप्त करने का एक साधन होता है जिसमें उत्तरदाता उसकी पूर्ति स्वयं करता है। और प्रश्नावली में क्या होता है कि उत्तरदाताओं को दो प्रकार के माध्यम से हम लोग उससे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। एक क्या, प्रत्यक्ष संबंध के द्वारा, और दूसरा डाक द्वारा भेजकर हम उत्तर की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख, स्टडीज इन इथनोमेथोडोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टडीज इन इथनोमेथोडोलॉजी जो पुस्तक है ये गॉर्फिंकल के द्वारा लिखी गई है, जिसमें उन्होंने लोक पद्धति शास्त्र का अध्ययन किया है और इस माध्यम से लोगों में यह धारणा बनी रहती है कि उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। लोगों की जो मैथोडोलॉजी, उनकी सोच है, उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 105 पूछा जा रहा है कि लैंगिक असमता का प्रकार क्या है। तो लैंगिक असमता के 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार हो सकते हैं? 7 प्रकार। हम 7 प्रकारों के माध्यम से लैंगिक असमता को देख सकते हैं। वो 7 प्रकार क्या क्या है? घरेलू असमता, व्यवसायिक असमता, विशेष अवसर असमता, मौलिक सुविधा असमता, स्वामित्व असमता, प्रास्थमिक असमता और मर्यादा असमता। इन 7 प्रकार के माध्यम से हम लोग लैंगिक असमता को देख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 106 पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो 1951 में हुई थी। जबकि अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना कब हुई थी, यानी कि सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो वो 1872 में सर्वप्रथम हुई थी, जो कि स्वतंत्र भारत की पहले की जनगणना थी। क्वेश्चन नंबर 107 पूछा जा रहा है कि नगरों के अस्तित्व में आने का कारण क्या है। तो नगरों के अस्तित्व में आने का कारण क्या है? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण नगरों के अस्तित्व में आने का प्रमुख कारण हो जाता है। नगरों के अस्तित्व में आने का प्रमुख कारण क्या हो जाता है? औद्योगिकरण। तो क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या में कमी रहती है और रोजगार के साधन भी कम रहते हैं, तो लोग क्या करते हैं? रोजगार की तलाश में नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे उद्योग धंधे हैं जिससे जाकर उनके रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 108 पूछा जा रहा है कि
पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। तो पंचायती राज की अनुशंसा कब की गई थी? 1957 में। और इसके किसकी समिति, मतलब किसके अध्यक्ष में की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के प्रतिवेदन में पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। अगर पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ किया था? तो हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद जो संशोधन पूछा जा रहा है, तो इसमें संशोधन जब 73वां संशोधन किया गया था, तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो 73वां संशोधन में संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत भाग 9 के अंतर्गत एक नई अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 11 अनुसूचियों को जोड़ा गया, जिसमें संविधान के पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 110 पूछा जा रहा है कि किसने प्राथमिक समूह शब्द का निर्माण किया और इसका प्रयोग परिवार के लिए किया? तो प्राथमिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? चार्ल्स कूले ने किया था। और इन्होंने कब किया था? 109 में इस शब्द का प्रयोग किया था। और उनकी जो पुस्तक थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने प्राथमिक समूह के संदर्भ के बारे में बताया था कि प्राथमिक समूह जो होता है वो व्यक्तियों के स्वभाव का, उनके आदर्शों का एवं मूल्यों का निर्माण करता है। और प्राथमिक समूह का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे मान लीजिए प्राथमिक समूह के अंतर्गत कैसे है, कौन आ गया? परिवार, पड़ोस, छोटे बच्चे, ये सब प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 111 पूछा जा रहा है कि मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत को हम लोग सब कुछ जानते हैं कि उनका संघर्ष सिद्धांत को क्या कहा जाता है? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने बताया है कि समाज में प्राचीन काल से ही, चाहे जैसा भी समाज हो, दो प्रकार के वर्ग हमेशा मौजूद रहते हैं। एक तो मान लीजिए जमींदार वर्ग हो गए, और जो मजदूर वर्ग हुए, पूंजीपति हो गए, और उनके अधीन जो कार्य करने वाले वर्ग हुए, फिर बुजुर्गा हुए, सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत। मतलब क्या, एक मालिक रहेगा और एक उसके अधीन जो कार्य करते हैं, तो इनके बीच जो संघर्ष विद्यमान रहता है उसे वर्ग संघर्ष बोला जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 112 पूछा जा रहा है, इसे साक्षात्कार को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो साक्षात्कार को हम लोग 4 प्रकारों से वर्गीकरण कर सकते हैं। कितने प्रकारों से वर्गीकरण कर सकते हैं? 4 प्रकारों से। वो क्या क्या है? पहला है कार्य के आधार पर, दूसरा उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर, तीसरा औपचारिकता के आधार पर, और चौथा अध्ययन पद्धति के आधार पर। फिर इसका एक अलग अलग भाग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कार्यों के आधार पर भी उसके फिर 3 भाग आ जाएंगे। तो वे 3 भाग कौन कौन से हो गए? निदानात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार, अनुसंधान साक्षात्कार। फिर द्वितीय नंबर कौन हो जाएगा? उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर। इसके अंतर्गत आपको व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार देखने को मिलेंगे। फिर तीसरा आ जाता है औपचारिकता के आधार पर। तो औपचारिकता के आधार पर 2 प्रकार से इसको फिर बांटा गया है, औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार। फिर चौथा नंबर हो जाएगा अध्ययन पद्धति के आधार पर। फिर इसको फिर 3 भागों में बांटा गया है, अनिर्देशित साक्षात्कार, निर्देशित साक्षात्कार या पुनरावर्ती साक्षात्कार। हमारा क्वेश्चन नंबर 113 पूछा जा रहा है कि BS गुहा के द्वारा कितने मूल प्रजाति तत्वों की पहचान की गई है? तो BS गुहा ने 6 प्रकार के मूल प्रजातियों की पहचान की थी। वे कौन कौन से थे? निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, मंगलोयार्ड, भूमध्य सागरीय, पश्चिमी चौड़े सिर वाले तथा नार्डिक मूल प्रजाति वर्ग के लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 114 पूछा जा रहा है कि मैं और मुझे का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो मैं और मुझे का जो सिद्धांत है ये समाजीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन मीड ने किया था, जिसमें उन्होंने मैं व्यक्तिगत अवधारणा बताया था, जिसे ईगो बोला गया था। और मुझे का अर्थ उन्होंने बताया था कि व्यक्ति के द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरे की जो प्रतिक्रिया होती है उसे उन्होंने मुझे के सिद्धांत के आधार पर बताया था।
हमारा क्वेश्चन नंबर 115 पूछा जा रहा है कि बम्बई विश्वविद्यालय में प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे। तो हम लोग जैसे जानते हैं GS घुरिये जो है वह हमारे उसे भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है और वे प्रथम भारतीय आचार्य थे जिन्होंने भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय साधुओं के उत्थान के लिए जो इतिहास कार्य और कार्य संगठन का जो उल्लेख किया था वो कौन किए थे, GS घुरिये के द्वारा किया गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 116 पूछा जा रहा है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में भारत के संसद के द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना, और ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। अगर कब पारित किया गया पूछेगा तो 2005 को, और लागू कब हुआ था, 26 अक्टूबर 2006 से ये लागू हो गया था। लागू पूछा जाएगा तो आप ये वाला आंसर देंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 117 पूछा जा रहा है कि रूरल प्रोफाइल पुस्तक किसने संपादित किया था। तो रूरल प्रोफाइल पुस्तक किसने संपादित किया था, DN मजूमदार ने। हमारा क्वेश्चन नंबर 118 पूछा जा रहा है कि हिंदू जीवन शैली में कितनी ऋणों की चर्चा की गई है। तो हिंदू जीवन शैली में कितने प्रकारों के ऋणों की चर्चा की है, 5 प्रकार के। वे 5 प्रकार कौन से हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण, पितृ ऋण और अतिथि ऋण। ये 5 प्रकारों का वर्णन हमारे हिंदू जीवन शैली में हम लोग को देखने को मिलता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 119 पूछा जा रहा है कि आभासी प्राथमिक समूह की व्याख्या किसने की है। तो आभासी प्राथमिक समूह की व्याख्या चार्ल्स कूले के द्वारा दी गई है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे समूह के बारे में बताया है जिसमें ना तो प्राथमिक समूह की विशेषता पाई जाती है और ना ही द्वितीयक समूह की। मान लीजिए कि जैसे स्काउट ग्रुप होता है, क्लब होता है, माध्यमिक विद्यालय, नगरीय पड़ोस जो होता है, आस पड़ोस होते हैं, ये सब क्या होते हैं, आभासी प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं। वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, वे सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आभासी प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 120 पूछा जा रहा है कि द लिटिल कम्युनिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। द लिटिल कम्युनिस्ट पुस्तक के लेखक है रॉबर्ट रेडफील्ड, जिसमें उन्होंने चाणक्य नाम के ग्राम का अध्ययन के आधार पर इसका व्याख्या की थी, जिसमें उन्होंने लघु समुदाय की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो आज हम लोग देखते हैं कि हमारा 101 से लेकर 120 तक के क्वेश्चंस को हम लोग पूरे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, जो कि हमारे आगे आने वाले जो हमारे UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ या फिर JPSC का एग्ज़ाम हुआ, GSSC का एग्ज़ाम हुआ, JCERC का एग्ज़ाम हुआ, SI का एग्ज़ाम हुआ, इसके अंतर्गत आपको इस समाजशास्त्र के विषय के अंतर्गत पूछे, क्योंकि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि पूरे समाज का निचोड़ होता है, तो इसमें हर विषय का समावेश हो जाता है, तो इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं और मेरे चैनल के साथ बने रहें। और इस कोरोना काल में आप लोग घर में रहें, सेफ रहें, और इसके ये एक ऐसा समय हमें दिया गया है जिसमें आप देखिएगा कि हम लोग को पढ़ने का भी बहुत सारा समय मिला है, हमारे एग्ज़ाम भी डिले हुए हैं, तो हमको अब इन समय को यूज़ करना चाहिए, इसे यूटिलाइज करना चाहिए, और हमारे जो पढ़ाई है उसे और हमें बहुत अच्छी तरह से फोकस करना चाहिए। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए और आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।